हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी डिजीजेस के बारे में। उसमें हम आज बात करेंगे अस्थमा के बारे में, और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अस्थमा जो है, इसके अंदर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसकी हम इटियोलॉजी मतलब इसके कॉजेज देखेंगे, उसके बाद में इसकी पैथोजेनेसिस, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अस्थमा जो है ये एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी या लंग डिजीज है। क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म डिजीज है और लंग्स की डिजीज है जो कि इन्फ्लामेशन करती है और नैरो करती है जो एयरवेज होते हैं उनको। अस्थमा जो है ये क्रॉनिक पीरियड कॉज करती है जिसकी वजह से पफिनेस हो जाती है, जिसमें विसल की जैसे नॉइज जो है वो हमें सुनाई देती है जब ब्रीथ करते हैं, और चेस्ट रिजिडिटी हो जाती है और कफिंग हो जाती है। इसके बाद में जो एयरवेज होते हैं वो ऐसी ट्यूब्स होती है जो कि जो एयर होती है उसको लंग्स के बाहर और लंग्स के अंदर जो है वो पहुंचाती है। उसके बाद में कफिंग जो है वो जनरली रात में होती है या फिर जनरली सुबह होती है जल्दी, और इसके सिम्टम्स जो है वो हर बार आते हैं जब भी एयरवेज जो है वो स्वेल हो जाती है। इसके बाद में हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसके जनरली 8 टाइप्स जो है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है एलर्जिक अस्थमा, नॉन एलर्जिक अस्थमा, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, ऑक्यूपेशनल अस्थमा, कफ वेरिएंट अस्थमा, नॉक्टर्नल अस्थमा, ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स डेफिएंट अस्थमा। तो ये जो है वो जनरली अलग अलग टाइप के अस्थमा के टाइप्स होते हैं। उसके बाद में हम इसकी एटियोलॉजी या कॉजेस की बात करें तो इसके अंदर आते हैं, सबसे पहला है होस्ट फैक्टर्स। इसके अंदर फैक्टर्स आते हैं जैसे जेनेटिक फैक्टर्स हो गए, सेक्स हो गए, जैसे ज्यादातर जो है ये मेल्स में पाए जाते हैं अस्थमा। उसके बाद में एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे फर्स्ट है एलर्जेंस होते हैं, जैसे इंडोर में एलर्जेंस होते हैं जैसे डोमेस्टिक माइट्स हो गए, फर्ड एनिमल्स हो गए जैसे डॉग्स है, कैट्स है, माइस है, कॉकरोच है, तो ये सारे इंडोर के जो है एलर्जेंस हो गए। सेकंड आउटडोर के अगर हम देखें तो इसके अंदर आते हैं पॉलेंस, फंजाई, मोल्ड्स और ईस्ट। तो ये सब जो है वो कॉज करते हैं अस्थमा। इसके बाद में कुछ इन्फेक्शंस हो गए या फिर डाइट की वजह से भी जो है हो जाते हैं, जैसे कुछ ऐसे पदार्थ, कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो कि इसको ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे पीनट्स हो गए, एग्स हो गए, व्हीट हो गई। उसके बाद में सेंसिटाइजेशन हो किसी को एलर्जन से, उससे भी कॉज हो सकते हैं। और पॉल्यूटेंट्स, जैसे जनरली एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स होते हैं जैसे टोबैको का जो स्मोक होता है, धुआं होता है, और मॉस्किटो कॉइल का जो स्मोक होता है उससे, और स्प्रेज और परफ्यूम इनसे। और उसके बाद में रेस्पिरेटरी या फिर वायरल इन्फेक्शंस की वजह से, और ड्रग्स जैसे एस्पिरिन और बीटा ब्लॉकर्स। तो ये सब जो है ये कॉज कर सकते हैं अस्थमा को। सो गाइस, अब हम अस्थमा की पैथोजेनेसिस या फिर इसकी हम प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एलर्जन जो होता है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। उसके बाद में उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर मास्ट सेल्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, कुछ रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं एलर्जन के खिलाफ में। तो ये क्या करते हैं एलर्जेंस, ये जो है वो उससे फिक्स हो जाते हैं रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स के साथ में, और उसे हम बोलते हैं सेंसिटाइजेशन ऑफ मास्ट सेल्स। उसके बाद में जो मास्ट सेल्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं। उसके बाद में रप्चर होने के बाद में मास्ट सेल्स क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं ग्रेन्यूल्स। उसके बाद में जब ग्रेन्यूल्स रिलीज करते हैं, तो जो ग्रेन्यूल्स रिलीज करते हैं उसके साथ साथ इमीडिएटली जो है वो रिलीज हो जाते हैं हिस्टामाइन, टीएनएफ और अल्फा प्रोटीएज। तो इसकी रिलीज होने की वजह से ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो हो जाता है। ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब जो हमारी ब्रोंकाई होती है लंग्स के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर जाती है, और वेसल्स भी जो है वो कॉन्स्ट्रिक्शन करना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद में दूसरी चीज क्या होती है रप्चर होने से मास्ट सेल्स की, कि जो इसकी लिपिड मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है।
और रप्चर होने के बाद में वो रिलीज करती है कुछ फैक्टर्स जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स के रिलीज होने की वजह से जो वेस्कुलर परमिबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद में थर्ड क्या करता है, मास्ट सेल्स, जो मास्ट सेल का साइटोप्लाज्म होता है वो रिलीज करता है साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स। इंटरल्यूकिन्स में IL-1, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6 और IL-8 और इनके रिलीज होने की वजह से जो न्यूट्रोफिल्स है, एसिनोफिल्स है, मैक्रोफेजेस है और सेल एडेशन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। और उसके बाद में ये सब की वजह से म्यूकस जो है वो ज्यादा से ज्यादा सिक्रीट होने लग जाता है। तो जब म्यूकस ज्यादा सिक्रीशन करने लगता है उसके बाद में जो इन्फ्लामेटरी सेल्स जो होते हैं, जो हमारे सर्कुलेशन में प्रेजेंट होते हैं इन्फ्लामेटरी सेल्स, उनका इन्फ्लक्स हो जाता है सर्कुलेशन से टिश्यूज के अंदर। इसके बाद में क्या होता है, ये जो टिश्यूज होते हैं वो जब लंग्स के अंदर जो है पहुंच जाते हैं तो ये इन्फ्लामेटरी सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं मीडिएटर्स। उसके बाद में मीडिएटर्स रिलीज होने की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारे लंग्स के अंदर और उसके बाद में फाइनली अस्थमा जो है वो डिजीज हो जाती है। तो गाइस अब हम इसकी साइंस और सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला है कफिंग। तो इसके अंदर अस्थमा की वजह से जो है कफिंग हो जाती है और इसमें जो है कफिंग ज्यादातर जो है वो नाइट में होती है या फिर अर्ली मॉर्निंग में जो है वो वर्स हो जाती है। उसके बाद में सेकेंड है पफ्ड। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब कोई ब्रीदिंग करता है तो उसके अंदर उसकी वजह से विसल या फिर स्क्वीजी साउंड जो है वो सुनाई देती है ब्रीदिंग में। उसके बाद में है कि चेस्ट टाइटनेस। इसके अंदर जो है पेशेंट को फील होता है जैसे कि चेस्ट पे जो है वो कोई स्क्वीज कर रहा हो या फिर कोई बैठा हो। उसके बाद में है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। कोई जो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स जो है वो उसको हो जाती है। उसके बाद में है मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट। तो मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट में हम बात करें तो इसमें मेडिकेशन कुछ दी जाती है जैसे एंटी ल्यूकोट्राइन्स, क्रोमोलिन सोडियम, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं या फिर लॉन्ग एक्टिंग इनहेल्ड बीटा-2 एगोनिस्ट्स दिए जाते हैं, ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं या फिर इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स और एंटी कोलिनर्जिक्स। तो ये सारी जो है मेडिकेशन जनरली दी जाती है। इसके बाद में इसके अलावा अस्थमा इनहेलर्स जो है उनका भी यूज किया जाता है। जैसे फर्स्ट तरह का होता है ड्राई पाउडर इनहेलर। तो ये जो है वो उसकी वजह से कोई भी ब्रीदिंग जो है वो क्विकली कर पाता है और डीपली हो पाती है। लेकिन ये जो है वो अस्थमा अटैक के दौरान जो है वो करना जो है मुश्किल हो जाता है इसको यूज। इसके बाद में सेकेंड तरह का इनहेलर होता है एंटी इन्फ्लामेटरी अस्थमा इनहेलर। अब ये जो इनहेलर्स होते हैं ये अस्थमा अटैक को आने से जो है वो रोकते हैं, इसको प्रिवेंट करते हैं और स्वेलिंग और म्यूकस जो है इसको भी रिड्यूस करते हैं जो हमारे एयरवेज के बीच पे होते हैं। सो गाइज ये थे अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान की गरीबी and hit the bell icon to get notifications for my new videos.